हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 डीपीएसपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीपीएसपी आपका आता है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, और डील करता है आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी है। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी है, हमने ये कहाँ से ये आइडिया हमने बोरो किया था? ये हमने बोरो किया था आपका इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसको कॉपी किया हमने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया है, तो हम लोग बोलेंगे इसको कि हमने ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और क्योंकि जो आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन था, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ से इसको देखा था। तो बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है वो एक नॉवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नॉवल फीचर क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी कि ये डीपीएसपी जो है हमारा स्टेट को डायरेक्टिव्स देगा, स्टेट को गाइड करेगा कि आप जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी आप रूल बनाएंगे वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो वो आप डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं, जो डीपीएसपी के अंदर जो आपके राइट्स हैं, उनको आप ध्यान में रख के ही बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारे एक स्कॉलर हैं यहाँ पे, ग्रैनविल ऑस्टिन, ये बोलते हैं कि जो आपका डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है वो कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल एक रिव्यू हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं फीचर्स क्या होता है डीपीएसपी का। फीचर्स क्या है? देखिए, आर्टिकल 36 के अंदर आपका क्या आता है, इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो स्टेट है पार्ट 4 में, उसका सेम मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट में। और ये मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में आता है। और स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेट एक बहुत ही वाइड टर्म में इसका यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है कंट्री के अंदर, वो सब के सब स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि कौन से फंडामेंटल राइट में स्टेट के जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको समझाया था, फंडामेंटल राइट में कहाँ आता है, ये किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में यही बोला जाता है कि जो आपका स्टेट है, जो डीपीएसपी है आपका, वो डिनोट करता है आइडियल दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉज। यानी कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी लॉ को इनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपका जो डीपीएसपी है वो स्टेट के माइंड में होना चाहिए और वो उसका बेस होना चाहिए, ताकि जो लोगों का वेलफेयर है वो जस्टिफाई किया जा सके उस तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। Okay. According to Article 36, the term state in Part 4 has the same meaning as in Part 3 dealing with the fundamental right. Therefore, it includes legislative, executive organ of the central and state government, all local authority, all other public authority in the country. Okay. तो ये है आपका आर्टिकल 36 कि ये क्या बोलता है। आर्टिकल 36 आपका यही बोलता है कि जो स्टेट का आपने जो मीनिंग है यहाँ पे वो एक वाइड टर्म में यूज़ किया गया है। और दूसरा, जब भी कोई भी स्टेट आपकी कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाएगी तो डीपीएसपी को जो है उसको बेस बना के, उसको ध्यान में रख के तब बनाएगी। सेकंड क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका, यानी कि कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका डीपीएसपी है। ये डीपीएसपी रिसेंबल करता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और ये बात हमने कहाँ से उठाई है? ये बात हमने उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है,
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर इशूड टू गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. What is called directive principle is merely another name of instrument of instruction. The only difference is that they are instructions to the legislature and the executive. यानी कि जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आपका गवर्नर जनरल और गवर्नर को दिए जाते थे कि उनको किस तरीके से क्या उनकी पॉलिसी बनानी है, किस क्या इशू ऑर्डर कौन सा इशू करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका डीपीएसपी करेगा स्टेट के मैटर में। ओके, थर्ड में आपका आता है कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। दे एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डीपीएसपी का काम क्या है कि आपका जो आपका लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, ये एम है कि आप उस चीज़ को आपका जो प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया गया है, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है उसको रियलाइज कराना। स्टेट जब कोई भी चीज़ बनाए तो जस्टिस इक्वली उन लोगों को मिलनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए इंडिविजुअल के पास, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये एम है डीपीएसपी का। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम है या कोई सोशल या इकोनॉमिक प्रोग्राम है तो उस चीज़ को डीपीएसपी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूट करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वेलफेयर, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का आपका वो है स्टेट वेलफेयर, यानी कि स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करना है, ना कि पुलिस स्टेट के लिए आपको काम करना है। ठीक है, इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यानी कि आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। देखिए आपका पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल राइट्स अच्छे से उसको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी है वो आपका डीपीएसपी कंप्लीट करेगा। ओके, इकोनॉमिक मतलब आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने की, आपके पास जो कमाने का जरिया है वो अच्छे से होना चाहिए, आपका एजुकेशन पे ध्यान अच्छे से होना चाहिए, तभी तो आप इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आ पाओगे। सोशल डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में बहुत हद तक है, उसको आप बहुत हद तक बैन कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और काम आप कब करेंगे, जब बचपन से ही आपको अच्छे से पढ़ने का आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ओवरऑल कहने की बात यह है कि जब एक इंडिविजुअल को लिबर्टी दी जाएगी तभी तो वो ग्रो कर पाएगा, ग्रो करेगा तो इकोनॉमिक लिबर्टी आएगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी, सोशल डेमोक्रेसी आएगी कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की जो देख रेख करना है, सारी चीज़ों का ध्यान जो रखना है वो करेगा आपका डीपीएसपी। फोर्थ बोलता है The DPSP are non-justiciable in nature, that is they are not legally enforceable by the court for their violation। देखिए आपका आर्टिकल 37 यही है कि जो आपका डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल है। आप इसको लेके अगर वायलेशन हो रहा है कि मेरा ये डीपीएसपी है, ये मेरा राइट है, लेकिन ये जो स्टेट है वो पूरा नहीं कर रही है, तो इसको लेके आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो कि मेरा वायलेशन हो गया है तो आप कुछ करिए, मुझे ये राइट मेरा चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट दैम। नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज दैट these principles are fundamental in the governance of the country। ये fundamental governance of the country जो है आपका ये प्रिंसिपल है आपके। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई भी लॉ बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो इन सारी चीज़ों से मतलब है ये जो पूरा डीपीएसपी में जो आर्टिकल दिए हुए हैं स्टेट को ये अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस बेस पे लॉ बनाएंगे। ठीक है, उनको ध्यान में रख के आप लॉ बनाएंगे। ये है आपका आर्टिकल 37। ठीक है, फिफ्थ बोलता है डीपीएसपी दो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हेल्प इन कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। यानी कि यहाँ पे
क्या है, क्या बोल रहा है कि जो आपका कोर्ट के अंदर बेशक वो नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी आपका, लेकिन ये कोर्ट की हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, यानी कि मान लो किसी स्टेट ने एक लॉ बना दिया है, उसके बाद आपका आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर वॉयलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उस वॉयलेशन के टाइम पे अगर मान लीजिए लॉ आपका स्टेट वेलफेयर के हिसाब से बना है, तो तब तो आपका जो लॉ है वो वैलिड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ कुछ आपके, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया था तो उसमें आर्टिकल 31A B और C कराया था, उसके अंदर क्या था 31C के अंदर के आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होगा अगर आपका डीपीएसपी जो है उसको, अगर आपको कोई भी लॉ बनाते वक्त स्टेट अगर वायलेशन कर रही है फंडामेंटल राइट्स का, तो वो जस्टिफाई होगा। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि अगर वो लॉ स्टेट वेलफेयर के हिसाब से ठीक है तब तो वैलिड है, लेकिन अगर वो स्टेट वेलफेयर के हिसाब से नहीं है तो इसमें जो लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवैलिड कर दिया जाएगा। तो यही आपका 5th फीचर है आपका डीपीएसपी का। ओके, तो ये आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए डीपीएसपी होता है 3 तरीके का, एक होता है सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो सोशलिस्ट जो है वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, गांधीयन जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, जो आपके गांधीयन जो फिलोसफी थी उसके ऊपर, और लिबरल इंटेलेक्चुअल आपके लिबरल की आइडियोलॉजी पे काम करेंगे। तो सोशलिस्ट के अंदर सोसाइटी के लिए क्या क्या सोशलिज्म तरीके से, यानी कि आपका मेन काम क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो चाहिए होती है हमें, इसका एम होता है ये सोशलिज्म का कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। तो उसके हिसाब से कुछ आपके आर्टिकल्स हैं। देखिए मैं जो ये आपको करा रही हूँ ना डीपीएसपी, इसके अंदर जो मतलब ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि ये आर्टिकल इस चीज़ से रिलेटेड है, तो ज़्यादा इसमें क्या आप डिटेल में इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि आपके जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीज़ें जो है कभी कभी आपसे स्टेट पीसीएस में या आपका कोई छोटा और एग्जाम होता है स्टेट लेवल पे या किसी भी यूपीएससी में, कभी कभी क्या होता है ना इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, और आपका कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू किस आर्टिकल को ऐड किया गया था वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ आपका छूटेगा नहीं, ये बात की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, पहला है आपका आर्टिकल 38। देखिए 36 37 मैं आपको बता चुकी हूँ कि 36 आपका क्या था। 36 आपका आर्टिकल था कि स्टेट का एक वाइड टर्म में यूज़ किया गया है, और दूसरा कि अगर कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो स्टेट उसे डीपीएसपी को दे विल कीप इन माइंड, स्टेट शुड कीप इन माइंड द डीपीएसपी जब भी आप कोई भी लॉ पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है। 37 क्या था, नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो इसको लेके, लेकिन फिर भी जब स्टेट की ये ड्यूटी है कि कोई भी आप लॉ बना रहे हैं तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, और जो प्रिंसिपल है आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ओके, तो ये आपका आर्टिकल 37 है। 38 में आपका बोलता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पहले ये समझिए इतना, ये बोलता है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, सिक्योर करेगा सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस कैसे होगा आपका, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होगा, आपके पास पॉलिटिकल राइट्स है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आप इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना बहुत थोड़ा सा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, दूसरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, एक दिन के आपके अच्छे से मतलब 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा है, और एक इंसान जो है वो 100 रुपये भी दिन के नहीं कमा पा रहा है,
तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आई। तो उस चीज़ को प्रमोट करना है, उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए आपका डीपीएसपी जो है स्टेट करेगी इस पे, इसके ऊपर काम, कोई पॉलिसी बनाएगी या कोई भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। फिर बोलता है एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो आपका स्टेटस है, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए ये सब चीज़ें आती है आपके आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? टू सिक्योर ए राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि एक अच्छी सी डिग्निफाइड लाइफ मिले आप सबको, आपकी बेसिक नीड पूरी हो। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मटेरियल रिसोर्स यानी कि जितना भी आपका बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंसान को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा कोई एक ही आदमी कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशन स्टेट बनाएगा, ताकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान के हाथों में पूरा का पूरा सामान मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है और पूरी की पूरी वेल्थ उसी के हाथ में चली जा रही है। डी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, अपॉर्चुनिटी ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है आपका, ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। तो ये आपको याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, तो ये याद रखिएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आर्टिकल 39 में क्लोज एफ के अंदर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर थर्ड है आर्टिकल 39A में बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि गरीब लोगों को आप इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और लीगल एड जो है उनके लिए लीगल एड प्रोवाइड कराना, ये भी स्टेट का काम होता है। और इसको ऐड किया गया था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, ठीक है। तो ये 1976 में, अच्छा मैंने आपको आर्टिकल 39 का जो क्लोज एफ है वो 1976 में ही ऐड हुआ है, 78 में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको गलती से गलत बता दिया, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए इन सब चीज़ों को। अगर बुक है आपके पास तो आप नोट्स एंड रेफरेंसेस में देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी आपको कि प्लीज़ आप नोट्स बनाइए और उसमें ये लिख लीजिए अच्छे से कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपका आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था। फिर टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, यानी कि अगर कोई गरीब आदमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी के पास काम ही नहीं है करने के लिए, कोई बीमार है या कोई डिसेबल है, ठीक है, तो ये तो आपका राइट टू वर्क और एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस के अंदर आपका सिक्योर कर रहा है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप खुद सोचिए एक सेकेंड के लिए, वीडियो को पोस्ट करके खुद सोचिए कि राइट टू वर्क, हर इंसान का राइट टू वर्क है, वो मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, तो ये नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्टेट के पास जो है रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप नहीं है पूरी तरीके से स्टेट। तो इसी तरीके से आप कुछ लोगों को चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोगों को वो रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका आर्टिकल 41 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जो आपकी वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, और अगर आप वुमेन है तो आपको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। इस तरीके के प्रोविजन जो है सरकार बना सकती है अंडर आर्टिकल 42 DPSP। 43 के अंदर बोलता है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर, यानी कि एक डिसेंट लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मारा पीटी कर रहे हो, स्लेव के जैसे उनसे काम करा रहे हो, उनको पैसे नहीं दे रहे हो,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए ये सब आता है आपका आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43A आपका बोलता है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। किस जो पार्टिसिपेशन है वर्कर का उसको सिक्योर करने के लिए, जैसे आपका लेबर लॉ बना दिया जाता है, तो उस तरीके से जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्री का उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को सिक्योर करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये आपका कवर किया जाता है आर्टिकल 43A में। फिर बोलता है आर्टिकल 47 में आता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो न्यूट्रिशन का आपका लेवल रेज करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी, जो आपका राइट है वो आपका स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा इन सारी चीज़ों को। और ये आपका आता है आर्टिकल 47 के अंदर। ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार आपको आर्टिकल अच्छे से, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें क्या किस किस आर्टिकल में आपका बोल रहा है और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन सा आपका आर्टिकल आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो फिर है गांधीयन प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया था कि गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस होता है। कि क्या होता है कि गांधी जी जो थे वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, विलेज पंचायत को करते थे, इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, है ना। और भी बहुत सारी, मतलब ड्रिंकिंग आपका हो गया, ड्रिंकिंग हैबिट को प्रोहिबिट करना, ड्रग्स को, तो इन सारी चीज़ों के बारे में गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। तो ये सारी जो आर्टिकल हैं वो हम करेंगे कल की वीडियो में। आप आज तक सिर्फ सोशलिस्ट प्रिंसिपल को अच्छे से याद करेंगे और मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी, फिर मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए है। ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।